घर पे एक दो पेशेंट तो होते ही है जिसको लीवर की प्रॉब्लम होती है। हैरानी की बात यह है कि जब हमारा लीवर 95% तक डैमेज हो जाता है, हमें तब भी पता नहीं लगता जी, कि हम लीवर सिरोसिस की ओर जा रहे हैं। कि लीवर हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट अंग क्यों है और हमारी बॉडी लीवर पे ही क्यों डिपेंडेंट है ज़्यादा। अगर शुरू में हम इसका इलाज कर लें तो 100% क्यूरेबल है आयुर्वेद के अनुसार। जब आप उठते हैं उसके 2.5-3 घंटे के अंदर अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, आपको 100% फैटी लीवर हो जाएगा। ज़्यादातर लीवर सिरोसिस जो है वो एक्सीडेंटली डायग्नोज होती है। अगर आपका पेट बाहर आया हुआ है तो आपको फैटी लीवर है और आने वाले टाइम में लीवर सिरोसिस हो सकती है अगर आपने अपने आप को नहीं बदला। हमारा पॉडकास्ट फॉलो करता है उसको असर कब से देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको 100% देंगे तो बहुत चमत्कार रिजल्ट मिलेंगे। यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हम एक गंभीर मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, फैटी लीवर सिरोसिस। ये दोनों बीमारियां इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी हैं कि इसके ऊपर आमतौर पर अब देखने को मिलता है कि घर पे एक दो पेशेंट तो होते ही है जिसको लीवर की प्रॉब्लम होती है। तो आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनको कि इंटरनेशनल आयुष एनक्लेव में इंटरनेशनल आयुष डायमंड अवार्ड मिला है। सर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गगनदीप शर्मा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आपको पहले तो बधाइयाँ अवार्ड की। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये अवार्ड किस वजह से मिला है और ये जो आपने लीवर के ऊपर आपने 20 पेशेंट्स की थीसिस जो आपने बनाई, रिसर्च बनाई है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं पिछले 20 सालों से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। MD आयुर्वेद हूँ। तो आयुर्वेद में भी गैस्ट्रो पे, पेट के रोगों पे और पेट के रोगों में भी काफ़ी पेशेंट्स पे हमने काम किया, फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस। जी। तो ऐसे सैकड़ों मरीजों को हम ठीक कर चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे विशेष मरीज थे कि जो हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेज या लास्ट स्टेज में आए, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट कह दिया था। और उसके बाद वो हमारे पास आए। तो ऐसे पेशेंट्स पे हमने काम किया, उनकी डाइट लाइफस्टाइल बदला, खान-पान, रहन-सहन पे काम किया, उनके मनोबल पे काम किया, योग प्राणायाम साथ में करवाया और साथ में जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन दी। तो ऐसे केसेज़ में जो है हमने लीवर सिरोसिस को रिवर्स किया है। फैटी लीवर को सही किया। लीवर सिरोसिस की भी कुछ ग्रेडिंग रहती है। कॉम्प्लिकेटेड लीवर सिरोसिस में काम किया, जहाँ पे एसाइटिस आ गई थी, डेवलप हो गया था, पेट में पानी भरना, जहाँ पे मुंह के रास्ते से खून की उल्टियाँ आना, या हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, जहाँ पर जो है लीवर सिरोसिस की वजह से हमारा जो दिमाग है उसमें दिक्कत आ जाती है और इल्यूजन्स पैदा हो जाते हैं। जी। किडनी पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस पे हमने काम किया और प्रॉपर उसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन भी की। वहाँ पर हमने उसको रिप्रेजेंट किया। तो उस कार्य को देखते हुए इंटरनेशनल आयुष डायमंड अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। जयपुर में इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव हुआ था और मुझे लगता है कि मैं अभी भी, आज भी अगर मैं कहूँ तो मैं एक आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ। चाहे मैं प्रोफेसर भी हूँ कॉलेज में, MD आयुर्वेद भी हूँ, मुझे 20 साल का इस फील्ड में अनुभव भी है। अब तक मैं भारत के 19 राज्यों और दुनिया के 15 देशों के लगभग 1 लाख से अधिक मरीजों का मैं इलाज कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी आज भी मैं अपने आप को आयुर्वेद का विद्यार्थी मानता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद लगातार जो पढ़ने वाला, लगातार काम करने वाला जो विषय है। और इसके लिए धन्यवाद, आभार मेरे उन रोगियों का जिन्होंने मुझे विश्वास किया, जिन्होंने अपना समर्पण किया हमारे आगे और हमने बहुत चमत्कारी रिजल्ट लिए ऐसे मरीजों में। देखिए क्या होता है कि ठीक करने वाला तो ईश्वर होता है, हम मात्र साधन है, लेकिन हमें जी। निमित्त बनाया गया। तो ये भी ईश्वरीय कृपा है। और जो ठीक हो गए उन पे भी ईश्वरीय कृपा थी कि उन्होंने विश्वास किया। पंजाब से, बाहर से, मतलब इतने दूर-दूर से, मैंने कहा कि पूरी दुनिया के 15 देशों के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमारी ऑथेंटिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सर मैं इसी के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा आपसे। फैटी लीवर के बारे में बात करना चाहूँगा, फैटी लीवर के बाद लीवर सिरोसिस के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं पहले जानना चाहूँगा कि लीवर हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट अंग क्यों है और हमारी बॉडी लीवर पे ही क्यों डिपेंडेंट है ज़्यादा? देखिए क्या है कि आयुर्वेद में 7 धातुओं कही गई हैं। जी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो यकृत जो है, जो लीवर है, वो रक्त धातु का मूल स्थान है। मतलब सारे जो फंक्शन है वो बॉडी के वो लीवर में रहते हैं। जी। तो आजकल के समय में अगर आप देख रहे हैं, फैटी लीवर बहुत कॉमन एक बीमारी हो गई है और 30 से 40% लोगों में जी। फैटी लीवर पाया जाता है। फैटी लीवर शुरू में रहता है ग्रेड
1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3, उसके बाद लीवर फाइब्रोसिस होती है, उसके बाद लीवर सिरोसिस होती है। हैरानी की बात ये है कि जब हमारा लीवर 95% तक डैमेज हो जाता है, हमें तब भी पता नहीं लगता जी। कि हम लीवर सिरोसिस की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लीवर में सहन करने की बड़ी ताकत है। फिर सर पता कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, शुरू में क्या होता है कि जब फैटी लीवर से बात शुरू होती है, हम्म। फैटी लीवर भी 2 प्रकार का है। जी। आज से 10 साल पहले ज्यादातर जो फैटी लीवर के केसेस आते थे वो अल्कोहल के कारण आते थे। जी। लेकिन आज जितने अल्कोहल के हैं उससे ज्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का मतलब है कि हमारे डाइट और लाइफस्टाइल, खान पान, रहन सहन की वजह से मीठा बहुत ज्यादा खाना, रात को लेट खाना, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इकट्ठे लेना और ज्यादा मात्रा में लेना, इसके साथ साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, योग प्राणायाम, चिंता तनाव ज्यादा है, जो हम खा रहे हैं उसमें प्योरिटी नहीं है, तो इन सारी चीजों से फैटी लीवर हो रहा है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ज्यादा हो रहा है। बच्चों में फास्ट फूड के शौकीन है, जी। महिलाओं में, युवाओं में, जितने कर आजकल, क्योंकि ज्यादातर जो बैठने का जिनका सारा काम है, फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, वहां पे। और सर दूसरा अब तो ये रिसर्च भी आई है सामने कि आप अगर किसी इंसान का अगर टेस्ट करवाओगे लीवर का तो ग्रेड 1 तो आएगा ही आएगा। ग्रेड 1 आएगा तो वहां पर अब उसके सिम्टम कोई नहीं है, ये सिम्टोमेटिक है। ग्रेड 3 के भी कोई सिम्टम नहीं होते। बेसिकली क्या है, हम जो सिम्टम होते हैं हम उनको कोरिलेट नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के तौर पे थकावट, जी। शरीर में कमजोरी। अब हम विटामिन डी की तरफ भागेंगे, विटामिन B12 की तरफ भागेंगे, प्रोटीन की तरफ भागेंगे, कैल्शियम की तरफ भागेंगे, है ना जी। तो लेकिन फैट लीवर के बारे में कोई नहीं सोचेगा। उसके बाद जलन, खट्टे डकार, भूख का कम लगना, जी। पेट का भारीपन, पेट का अफारा, ब्लोटिंग, भूख का खत्म हो जाना, चिंता तनाव, ये सारी समस्याएं फैटी लीवर में जो रहती हैं। तो नॉर्मल हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और ग्रेड 1 और हम कह देते हैं तो सबको होता है जी, और इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज हर चीज का है, पहले तो उसको देखना है कि उसका कारण क्या है जी। इलाज उस चीज का होगा जिसका कारण ढूंढे हम। तो हम पेशेंट की आधा घंटा लगाते हैं एक मरीज को जी। उसका पूरा डाइट सुबह से लेकर के, देखो 24 घंटे में जो हमारा खान पान रहन सहन है ना, उसी में से आपकी बीमारी का कारण मिलेगा। निदान हम उसे कहते हैं। उस कारण को खोजना है जी। जब उस कारण को खोजेंगे तो ही पहले निदान परिवर्जन करेंगे, उस कारण को दूर करेंगे, उसके बाद दवाइयों का हम सेवन करेंगे। तो सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड में पता लगता है। उसके बाद कौन कौन से टेस्ट हमने करवाने हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें हमें पता लगता है। लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल को चेक कराइए, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसका कारण भी फैटी लीवर है जी। एवरेज शुगर कराइए 3 महीने का, नॉर्मल हम खाली पेट कराते हैं लेकिन वो सही रिजल्ट नहीं होता। कारण क्या है कि जब हमने कल शुगर चेक कराना है ना, हम आज से परहेज शुरू कर देंगे और वो 24 घंटे वाला होता है, हम कहते हैं तो ठीक है जी। तो 3 महीने का एवरेज शुगर चेक कराइए। तो ये सारी चीजें जो है, इनसे हमें फैटी लीवर का पता लगता है। अब है एडवांस टेस्ट कि हमने कह दिया कि फैटी लीवर तो है लेकिन वो फैट है कितने जी। तो उसके लिए फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट रहता है, जिस फाइब्रोस्कैन में हमें फैट का पता भी लगता है कि ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 फैटी लीवर है, ग्रेड 3 फैटी लीवर है। उसकी वैल्यूज रहती है 240 से नीचे जो उसकी वैल्यू है वो ग्रेड 1 है, 240 से 70 ग्रेड 2 है, 280 से ऊपर ग्रेड 3 है जी। उसके बाद जब वो फैट बढ़ने लगता है तो फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस के बाद लीवर सिरोसिस डेवलप होते हैं, लीवर हार्ड होना शुरू हो जाता है, सख्त होना शुरू हो जाता है जी। मतलब पहले जो स्टेज है आयुर्वेद के अनुसार फैटी लीवर की, क्योंकि हम जब डायग्नोज करते हैं ना विभोर जी, फैटी लीवर तो एलोपैथी का डायग्नोज है, हम तो अपना डायग्नोज करेंगे आयुर्वेद का। और आयुर्वेद का डायग्नोज क्या बनता है, मंद अग्नि, पित्त के स्थान पर कफ की दुष्टि। क्योंकि जो रक्त का स्थान है यकृत लीवर, और वहां पर फैट जमा होने शुरू हो गया, ठीक है। तो पित्त के स्थान पर मेद का संचय हो गया, तो उसके अनुसार हम उसको डायग्नोज करेंगे, निदान परिवर्जन करेंगे, खान पान रहन सहन पे काम करेंगे, डाइट पे काम करेंगे। ऐसी कोई गोली नहीं बनी हुई, हम मरीजों को सीधा कह देते हैं मेरे पास लीवर सिरोसिस फैटी लीवर के अगर 20 मरीज हैं, 5 मरीजों को मैं वापस भेज देता हूं कि देखिए आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि आप हमें फॉलो कर सके। हम कहते हैं कि कोई
ऐसी गोली नहीं बनी हुई है कि आप अंदर डालें और आपका फैटी लीवर खत्म हो जाए। पहले इस चीज को समझना जरूरी है। जी। फैटी लीवर आपके द्वारा पैदा की गई एक बीमारी है। ये बाहर से बैक्टीरिया वायरस ने पैदा नहीं की है। आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपकी डाइट की वजह से और आपके गलत जीवन शैली की वजह से ये बीमारी पैदा हुई है। जी। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। 50% हमारा रोल है, 50% आपका रोल है। जी। यू हैव टू फॉलो एंड वी नीड कंप्लीट सरेंडर। तो अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो हम आने वाले टाइम में आपको बीपी नहीं होने देंगे, हम आने वाले टाइम में आपको शुगर नहीं होने देंगे, हम आने वाले टाइम में हार्ट की ब्लॉकेज नहीं होने देंगे, हम आने वाले टाइम में लीवर सिरोसिस नहीं होने देंगे। आज आपको लक्षण नहीं है इसलिए आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में जब सारी बीमारियां होंगी जी। तो ट्रेजेडी क्या है? जब आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आप खून पतले की दवाई लेंगे, दवाई पूरी उम्र खानी पड़ेगी। जी। जब आपको शुगर हो जाएगा तो आप शुगर की दवाई लेंगे, वो भी पूरी उम्र खानी पड़ेगी। जी। फिर आपको थायराइड होगा, आपको पूरी उम्र खानी पड़ेगी। हार्ट ब्लॉकेज होगा, फिर आप उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे और बाद में कुछ नहीं हुआ, इनके साथ साथ लीवर फाइब्रोसिस के बाद लीवर सिरोसिस होगी, एंड में आपको लीवर ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा। जी। लेकिन हम जब लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो ही हम डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर शुरू में हम इसका इलाज कर लें तो 100% क्यूरेबल है आयुर्वेद के अनुसार और अपने आप को बदल के। प्रॉब्लम क्या होती है विभोर जी? मैं जैसे मैंने बताया कि मैं अब तक 1 लाख से अधिक मरीजों का इलाज कर चुका हूं, भारत और भारत के बाहर। लोग क्या कर रहे हैं? लोग डॉक्टरों को बदल रहे हैं, लोग अपने आप को नहीं बदल रहे हैं। जी। तो डोंट चेंज योर डॉक्टर, ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे आप किसी भी बीमारी की जड़ पे काम नहीं कर सकते हैं। और लीवर, फैटी लीवर एक सिंड्रोम है, ये बहुत सारे लक्षण, बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, मोटापा पैदा करेगा और ज्यादा। और कई बार हम कहते हैं कि हमने जी टेस्ट नहीं कराया है ना? बिना टेस्ट के फैटी लीवर का कैसे पता लगाएं? शरीर थका थका, टूटा टूटा, कमजोरी, थकावट, जलन, गैस, खट्टे डकार, थोड़ा सा खाने पे पेट पे भारीपन, अफारा, कभी कब्ज, कभी लूज मोशन, भूख कम लगना। इसके साथ साथ एक बड़ा टिपिकली फीचर होता है, उसे कहते हैं हम सेंट्रल ओबेसिटी। यहां से आपका पेट बाहर आया होगा। इसके साथ साथ गर्दन पे ब्लैकनेस आना शुरू हो जाएगी, डबल चिन्ह ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब फैटी लीवर होगा तो बहुत सारी बीमारियां साथ में पैदा होगी। प्रॉब्लम क्या है कि हम फैटी लीवर का इलाज ना करवा करके हम हार्ट के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम शुगर के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अभी 15 दिन पहले की मैं बात बताऊं, मेरे पास एक पेशेंट था, 6 महीनों से उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत सारी दवाइयां खा ली जी। और आप हैरान होंगे विभोर जी, हमने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन नहीं दी और उसका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आ गया। हमने फैटी लीवर पे काम किया जी। हमने उसकी डाइट पे काम किया, हमने उसके लाइफस्टाइल पे काम किया, उसका सही हो गया फैटी लीवर, उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। और वो फैटी लीवर कोई बीमारी नहीं मान रहा था, हमने ट्रीटमेंट फैटी लीवर की। तो रक्त धातु का यकृत जो है उसका जो है वो रक्त धातु का स्थान है, तो हम उस हिसाब से इसमें इसकी भी लेवल है, इसकी भी स्टेजेज है। तो शुरू में जब मोटापे का जो पेशेंट होता है तो रक्त की स्थान पर जो है वो मेद की दृष्टि है, कफ की दृष्टि है। तो इसमें हम कफ विषामक चिकित्सा करते हैं, आम का पाचन करते हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सर, क्या अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, जो मैंने सिम्टम बताए वो सिम्टम फर्स्ट स्टेज में कम दिखेंगे, 1-2 दिखेंगे। सेकंड स्टेज में सिम्टम ज्यादा हो जाएंगे या ज्यादा सीवियर हो जाएंगे, ज्यादा थकावट रहना शुरू होगी, ठीक है, ज्यादा पसीना आएगा, आपको ज्यादा घबराहट होगी, धीरे 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 ऐसे सिम्टम बढ़ना होगा और हम उसको इग्नोर करते जाएंगे। हम एसिड का कैप्सूल खाएंगे, पूरी उम्र तेजाब का कैप्सूल, है ना, बहुत खतरनाक है। कारण का हम हल नहीं कर रहे हैं जी, है ना, हम तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम कहते हैं हम सिम्टम पे काम नहीं करते, हम सिस्टम पे काम करते हैं। आयुर्वेद सिस्टम पे काम करने वाला है। उदाहरण के तौर पे एक पेड़ है, उसके पत्ते मुरझा रहे हैं जी। आप डॉक्टर के पास गए कि जी पेड़ के पत्ते मुरझा रहे हैं, डॉक्टर ने, पेड़ पत्तों का डॉक्टर था फॉर एग्जाम्पल, उसने पत्तों में पानी मारा, 6 महीने पानी मारा, हरे रहा, 6 दिन नहीं पानी मारा, दोबारा मुरझा गए जी। लेकिन जब आपने देखा कि अकेले पत्ते नहीं मुरझा रहे हैं, टहनी भी कमजोर है, फूल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, फल भी बढ़िया नहीं है, पेड़ भी कमजोर हो रहा है जी,
अब ये सारी चीजें आप ह्यूमन बॉडी के हिसाब से इसको इमेजिन करिए। पत्तों का डॉक्टर और है, फलों का और है, फूलों का और है, टहनियों का और है, मतलब हार्ट का और है, फेफड़ों का और है, लीवर का और है, कोलेस्ट्रॉल का और है, ब्रेन का और है। जी। तो ये होगी सिम्टोमेटिक। तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमें पूरी उम्र दवाई खानी पड़ रही है। बीपी की दवाई पूरी उम्र, शुगर की दवाई पूरी उम्र, थायराइड की दवाई पूरी उम्र, कोलेस्ट्रॉल की दवाई पूरी उम्र। कारण क्या है कि हम सिम्टम पे काम कर रहे हैं, हम सिस्टम पे काम ही नहीं कर रहे हैं। जी। तो आयुर्वेद की क्या थ्योरी है, हम पत्तों को भी देखेंगे, हम फलों को भी देखेंगे, हम फूलों को भी देखेंगे, हम टहनियों को भी देखेंगे, सारे सिम्टम देखेंगे, लेकिन काम सिस्टम पे करेंगे। जी। सिस्टम का मतलब क्या है, काम उसकी जड़ों पे करेंगे। जड़ों पे जब पानी डालेंगे, जब खाद डालेंगे, जी। तो फिर पूरी उम्र पानी और खाद डालने की जरूरत नहीं है। पानी और खाद डालने के बाद भी कई बार पत्ते हरे नहीं होते, तो हम देखते हैं भाई जमीन तो इतनी सख्त है, पौधे की गुडाई करो, मतलब उस चैनल्स को खोलो, डिटॉक्सिफिकेशन करो। जब डिटॉक्सिफिकेशन होगी तो पानी और खाद फिर एक एक बाल्टी भी बहुत है, नहीं तो 10 बाल्टी भी डाल दो आप, जड़ों तक नहीं जा रही है। तो फैटी लीवर क्या होता है कि वो उसको एब्जॉर्प्शन को ही रोक देता है। तो जो फैटी लीवर होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी जी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। आप 5 सालों से कैल्शियम खा रहे हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगी जी। आप प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन कम रहेगा। अब आप पूरा सप्लीमेंट पे फोकस हो गए, फैटी लीवर को आप रीसेट नहीं कर रहे हो जी। गट हेल्थ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अग्नि पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। क्योंकि फैटी लीवर में क्या होती है, हमारी अग्नि मंद हो जाती है। मंद अग्नि का मतलब है डाइजेस्टिव फायर का वीक होना। मंद अग्नि मैं समझाऊं, गैस चूल्हा है घर में, हमने गैस ऑन की, हमने राजमा रख दिया पकाने। अगर फ्लेम फुल है तो राजमा पक जाएंगे आधे घंटे में, अगर फ्लेम सिम है तो उसको 3 घंटे में भी नहीं पकेंगे वो जी। तो फैटी लीवर में हमारी अग्नि मंद हो जाती है, मतलब जो हम खा रहे हैं उसका पाचन ही नहीं हो पाता। विटामिन B12 ले रहे हैं 2 सालों से फिर भी कम है, विटामिन डी ले रहे हैं, आप हम सिलेंडर को रिफिल कर रहे हैं, विटामिन डी डाल दिया 3 महीने बाद दोबारा कम, विटामिन B12 डाल दिया 6 महीने बाद दोबारा कम, प्रोटीन दोबारा कम। तो जब हम लीवर को रीसेट करेंगे, लीवर को डिटॉक्स करेंगे, फैटी लीवर पे वर्क करेंगे, तो क्या होगा कि आपका पाचन सही होगा। पाचन सही होगा तो जो आप खा रहे हैं उसका एक्सट्रैक्ट सही जाएगा। फैटी लीवर के स्टेज में क्या होता है, अच्छी चीजें बॉडी से बाहर निकलती हैं, बुरी चीजें एक्यूमुलेट हो जाती है, टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो जाते हैं। पहले वो लीवर पे एक्यूमुलेट हुए, फिर लीवर से वो आगे गए, जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें जम गए, आर्टरीज ब्लॉक, कोलेस्ट्रॉल बना, आर्टरीज ब्लॉक होगी, हार्ट अटैक आ गया, फिर पैंक्रियाज में गए, वहां पे उसमें दिख गई। तो जब रक्त धातु अब खून तो ट्रेवल करता है, तो जब रक्त धातु में आम बनेगा तो जहां जहां वो रक्त धातु जाएगी वहां वहां टॉक्सिन जाएंगे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक टाइम ब्रेन हेमरेज भी कर सकता है आपका फैटी लीवर, कोई नहीं इमेजिन कर सकता, और वो बाद में ब्रेन हेमरेज का इलाज कराएगा। आप कर सकते हैं कि फैटी लीवर किडनी फेलियर भी कर सकता है, लेकिन उस टाइम किडनी का ट्रीटमेंट कराएंगे। भाई लीवर पे तो आप ध्यान दे नहीं रहे हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मॉडर्न साइंसेज में फैटी लीवर की कोई दवाई नहीं है जी, इसलिए वो कहते कोई बात नहीं, क्योंकि वो जब ट्रीटमेंट ही नहीं है तो बीमारी को क्या करेंगे वो बता करके। आयुर्वेद में फैटी लीवर की मेडिसिन है, हम फैटी लीवर पे काम करते हैं, लेकिन डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, खान पान, रहन सहन, आयुर्वेदिक मेडिसिन ड्रामेटिकली रिजल्ट्स हैं। मैं अब तक हजारों मरीजों पे मैं काम कर चुका हूं, और मरीज इतने संतुष्ट होते हैं, इतने सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन हम कहते हैं भाई साहब अपने आप को बदलना है तो आइएगा, अगर लेट करके 2 गोलियां अंदर डालनी है तो आप हमारे लिए नहीं बने हो, आप आयुर्वेद के लिए नहीं बने हो, आप एलोपैथी में जाइए और पूरी उम्र दवाइयां खाइए, और एक बीमारी की दवाई लेने के बाद आपको दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है जी। लंबे टाइम तक कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन भी फैटी लीवर कर रही है। आप ये भी देखिए जी, एस्पिरिन का जब हम बहुत ज्यादा सेवन करते हैं वो फैटी लीवर कर देता है, शुगर की मेडिसिन फैटी लीवर कर देती हैं। ऑलरेडी पहले फैटी लीवर है, उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। एक और बात है, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, हम कह देते हैं कि फास्टिंग का आजकल बड़ा रिवाज चला हुआ है, ये भी फैटी लीवर करता है। अब लोग कहते हैं कि ज्यादा अगर विचार आता है कि यार ज्यादा खाने से फैटी लीवर होता है, खाना ना खाने से फैटी लीवर होता है। सुबह उठ करके जब आप उठते हैं उसके 2.5-3 घंटे के अंदर अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे आपको 100% फैटी लीवर हो जाएगा जी। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माताएं बहनें है ना, सुबह उठ के 4-5 बजे टाइम लगा, पूजा पाठ की, बच्चे तैयार किए, हस्बैंड तैयार किया, ठीक है ना, उनको खाना पैक किया, काम करते करते 11 बज गए जी। अब आप 4:30-5 बजे के उठे, आप 11 बजे खाना खा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको फैटी लीवर हो जाएगा। कारण क्या है, जब आप उठते हैं तो आपकी 2.5-3 घंटे के बाद
क्योंकि कफ के बाद पित्त का समय आता है, आपकी अग्नि बढ़ती है, वो उसकी डिमांड करती है जी। एसिड्स क्रिएट करती है। जब उसको चीज नहीं मिलेगी, बहुत लंबे टाइम नहीं मिलेगी, तो जब वो 12 बजे आप खाना खाएंगे, उस टाइम लीवर अक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा कि मैं इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल करूंगा, मुझे 8 बजे 9 बजे जरूरत थी, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं इस फैट को अक्यूमुलेट करूंगा। लेट नाइट डिनर, 6 बजे के आप बाद खाना खाएंगे, आप 7 बजे के बाद खाना खाएंगे, फैटी लीवर आपका कभी ठीक नहीं हो सकता, आप जिस मर्जी डॉक्टर के पास चले जाइए। दिन को अगर आप सोएंगे, आपको फैटी लीवर आपका ठीक हो ही नहीं सकता, आपको होगा ही होगा 100%। जी। मीठा खाने की, फैटी लीवर का कारण है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इकट्ठे खाना, आइसक्रीम, ठीक है, आलू के साथ बटर, परांठे के साथ बटर जी। ठीक है, और अलग अलग शेक्स। हाँ, आपने फैट लेने हैं, प्रोटीन के साथ फैट लीजिए, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लीजिए। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा नहीं लेना, मतलब कफवर्धक आहार विहार जी, इसको हम कह सकते हैं, कफवर्धक आहार विहार। वो परांठे, पूली तली हुई चीजें, पुरियां, परांठे, बाहर से पकौड़े, समोसा, टिक्की, ये सारा जो कॉम्बिनेशन है फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो कफवर्धक आहार विहार। और जो लोग अब रात को 8 बजे खाना खाएंगे, 8:30 बजे दूध पीना शुरू कर देंगे जी, तो फैटी लीवर होगा। दिन को सोने से फैटी लीवर होगा। माताओं बहनों का फैटी लीवर का कारण देर से खाना खाना और दिन को सोना, जी, ये फैटी लीवर का बहुत बड़ा कारण है। कुछ मेडिसिन फैटी लीवर का कारण रहती है। तो फैटी लीवर, क्योंकि फैटी लीवर ही आगे लीवर सिरोसिस बनता है, तो पहले फैटी लीवर के हम कारण समझ लेते हैं। तो फैटी लीवर के कारण एक तो अल्कोहल हो गया, है ना। मेडिसिन फैटी लीवर का कारण है। कैसे सर? मेडिसिन क्या और फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस करती है। बहुत लंबे टाइम तक आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, आप पेन किलर्स लेते हैं। कुछ लोगों को होता है छोटी छोटी बातों पे दवाइयां खाना, थोड़ी सी दर्द हुई पेन किलर खा लिया, जी, ठीक है, बुखार की गोली ले ली, लगातार दवाइयां खाते रहे, ठीक है। और एक ऑटो इम्यून होती है, जब आपको स्ट्रेस, चिंता, तनाव ज्यादा होता है तो भी आपका फैटी लीवर होता है। मतलब फैटी लीवर खाने पीने से नहीं होता, स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी होता है। ऑटो इम्यून फैटी लीवर भी एक होता है, जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके अंगेस्ट हो जाए। सुबह शाम तक जब आप लगातार बैठे हुए हैं, बड़े देर से आप खाना खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर, क्या है इसमें? पिज्जा बर्गर में क्या है? इसमें फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट साथ में है। तो जो फैट और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बो है ना, ये बहुत खतरनाक है जी। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि फैटी लीवर सबसे पहले तो उसको वहां रोकना, फिर उसके बाद उसको रिवर्स करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। हजारों मरीज हमने इस बीमारी के ठीक किए हैं। सर मैंने ये भी सुना है सुबह का खाली पेट पानी भी फैटी लीवर करता है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इस पे मैंने बहुत सारी पहले भी मैंने जो लोगों की जिज्ञासाओं को दूर किया हुआ है। सुबह का समय है कफ काल। जी, मैंने कहा कि फैटी लीवर कफ दोष जब बढ़ता है ना, जब चर्बी ज्यादा बढ़ती है, मेद धातु जब बढ़ती है तो होता है। सुबह का कफ काल है। अब क्या हो रहा है फैटी लीवर में? फैटी लीवर में पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत की अधिकता हो रही है, ठीक है। और पानी में क्या है? जल और पृथ्वी महाभूत है। पानी क्या करता है? आग को बुझा देता है जी। ऑलरेडी। सुबह जब आप उठते हैं तो मंदग्नि है, आग बुझी हुई है, हमने पानी और डाल दिया उस पे जी, आग बिल्कुल बुझ गई। मतलब आपकी डाइजेशन, आपकी एब्जॉर्प्शन, आपकी असिमिलेशन ड्यू टू मंदग्नि, अग्नि कम होने के कारण आपकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन कम होगी और आपको फैटी लीवर हो गया, मोटापा हो गया। सुबह का पानी फैटी लीवर करता है। नियम क्या है? जब प्यास लगे तब पानी पीना और गर्म करके 1 कप घूट घूट करके पीना, उठने के 1-2 घंटे बाद जब प्यास लगे जी। सुबह उठ करके सीधे 2 गिलास पानी के डाल करके, और आपको लगे कि उससे प्रेशर बनता है, उससे मुझे टॉयलेट आती है, तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल नहीं है। अगर आप पानी पी करके आपको प्रेशर बन रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है। और लॉन्ग स्टेज में आपकी अग्नि को मंद कर करके ये शुगर भी कर सकता है, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है और ये फैटी लिवर भी कर सकता है, मोटापा भी कर सकता है। सुबह का पानी। जी सर ये तो आपने बता दिया फैटी लीवर के बारे में। अब लीवर सिरोसिस क्यों होता है, उसकी क्या वजह है, ये भी बता दीजिए। देखिए क्या है कि जब अल्कोहल से और बहुत सारी मेडिसिन से लीवर धीरे धीरे क्या होता है? हार्ड होना शुरू हो जाता है। पहले उसमें फाइब्रोसिस होते हैं, पहले उसमें रेशे बनना शुरू हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे सख्त होना शुरू हो जाता है जी। तो लीवर के जो फंक्शन है वो लीवर अपने फंक्शन करना छोड़ देता है। तो लीवर सिरोसिस भी अर्ली स्टेज में डायग्नोज नहीं होती। आप ये देखिए नॉर्मल केसेज में जब लीवर 80 से 90% से ज्यादा खराब हो जाता है
तो ही रोगी को पता लगता है। आप ये देखिए कि एक ऐसी बीमारी है, नहीं तो और बीमारियां तो 10-20% भी आपका बीपी बढ़ता है, आपको पता लग जाता है। लीवर सिरोसिस का पता नहीं लगता, या हम अवेयर नहीं हैं, या हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें पता क्या लगता है विभोर जी, मेरे को बहुत टेंशन रहती है जी, उससे थकावट है, मुझे नींद इसलिए आती है, मुझे चिंता रहती है, मैं फिजिकल मूवमेंट नहीं हूं इसलिए थकावट है। इन चीजों से थकावट नहीं होती है। थकावट का मेन कारण फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस है। तो नॉर्मल क्या है, जो 90% केसेस लीवर सिरोसिस के, मतलब लीवर सिरोसिस का कारण क्या है? सबसे पहले अल्कोहल, गलत डाइट लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जहां पे आपको ऑटो इम्यून, आपकी बॉडी आपके अंगेस्ट होगी, बॉडी इम्यूनिटी आपके अंगेस्ट होगी, और अल्कोहल का सेवन, और इसके साथ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जिसे हम काला पीलिया कह देते हैं, हेपेटाइटिस सी, है ना, अपनी भाषा में अलग अलग लोग कहते हैं। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस, जहां पे वायरस आता है और वो लीवर को डैमेज कर देता है जी। उसके बाद लीवर सिरोसिस हो जाती है। अब ज्यादातर लीवर सिरोसिस जो है वो एक्सीडेंटली डायग्नोज होती है। कैसे सर? मतलब कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, आपको एकदम खून की उल्टी आ गई, अब क्या हुआ, लीवर हार्ड हो गया, उसकी वजह से वहां से जो पोर्टल वेन होती है वहां पे प्रेशर बढ़ गया, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वहां पे रप्चर होकर के इसोफेजियल वेराइसिस होगी, मतलब हमारी फूड की पाइप से खून की उल्टियां आ गई जी। तो हम इमरजेंसी में, ऐसा अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो इमीडिएट बिना किसी टाइम गवाए आप डॉक्टर के पास जाइए, आपकी एंडोस्कोपी होगी, एंडोस्कोपी के बाद इमरजेंसी में आपको जो है बेंडिंग की जाएगी, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि छल्ले पड़ते हैं, तो वो आपको करानी पड़ेगी इमरजेंसी में। दूसरा हेपेटाइटिस ए, बी, सी तो मैंने बताया। अब इनसे डायग्नोज कैसे होना? कुछ लोगों में आंखों में पीलापन आएगा, मतलब उसमें पीलिया बढ़ेगा। पीलिया एक तो वायरल होता है गलत खाने पीने रहन सहन से, एक हेपेटाइटिस ए, बी, सी से भी पीलिया आंखों में आता है। दारू जब ज्यादा सेवन करेंगे तो भी, लीवर जब डैमेज होता है, लीवर में जब स्वेलिंग अंदर बढ़ेगी, ठीक है ना, तो पीलिया जो है वो होगा, तो आंखें पीली, यहां से हमें पता लगता है कि लीवर सिरोसिस है। तीसरा, पेट धीरे धीरे पेट बढ़ना शुरू होता है। शुरू में हमें लगता है कि ये फैट है, शुरू में फैटी लीवर होगा तो पेट बाहर आएगा, सेंट्रल ओबेसिटी। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपका पेट बाहर आया हुआ है तो आपको फैटी लीवर है, और आने वाले टाइम में लीवर सिरोसिस हो सकती है अगर आपने अपने आप को नहीं बदला। दवाइयां ना खाइए, ऐसे डॉक्टरों के पास जाइए जो आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पान, आपका रहन सहन को बदलाव करें और आपको ऐसी मेडिसिन दें जो कि सप्लीमेंट के तौर पे काम करे। तो उस पे जो है पीली आंखों में, तो मैं जो बात कर रहा था कि पेट पहले हमें लगता है कि वो चर्बी है, लेकिन धीरे धीरे फैटी लीवर के बाद पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है जी। बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, आपकी आंखों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, और आपके जो है कॉन्स्टिपेशन साथ में रहती है, पेशेंट को कब्ज होना शुरू हो जाती है, उसका पेट सही से साफ नहीं होता, वो बहुत जोर लगाता है, पानी जो पीता है वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है पेट में, और पेट उसका फूलना शुरू हो जाता है। हमने ऐसे भी देखे हैं जहां पर 12-12, 15-15, 20-20 लीटर पानी पेट में था, ऐसे पेशेंट भी हमने देखे। मतलब पेट में पानी भर रहा है, और शुरू में तो वेट बढ़ेगा, फैटी लीवर में ज्यादा लोगों का पेट बढ़ता है, लेकिन लीवर सिरोसिस में जो है वेट कम होना शुरू हो जाए, शरीर सूखना शुरू हो जाएगा, धातु क्षय की अवस्था है जी। पहले था पित्त और कफ, लेकिन अब आ गए हम वातज कंडीशन में, हार्ड हो गया, शरीर सूख रहा है, मसल अपना मांस छोड़ रहे हैं, शरीर कमजोर हो रहा है, और इसी के साथ साथ अगली जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है वो हमारे इसका हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। देखिए लीवर का क्या करता है ना, वो यूरिया को भी जो है, वो यूरिया को भी वो काम करता है ना, उसको भी चेंज करेगा यूरिया को, लेकिन उसमें क्या होता है, यूरिया की लेवल जब ज्यादा बढ़ती है वो प्रॉपर उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, तो वो ब्रेन पे चढ़ करके तो उसमें हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो जाती है। मतलब वहां पर पेशेंट इल्यूजन बेफजूल की बातें करने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, बेहोशी की स्थिति में आ जाएगा, ऐसी स्थिति जो है वो पैदा होती है। ब्लीडिंग कई बार पेट के रास्ते से भी हो जाती है, हाथ पैर भी कई बार पीले हो जाते हैं, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, पैर फूल जाता है, और बॉडी की डिजेनरेटिव चेंजेस होती है, और मरीज का ना मनोबल गिर जाता है। ऐसे पेशेंट्स का मैंने देखा हुआ है कि हम उनके ब्रेन पे बड़ा काम करना पड़ता है हमें, क्योंकि वो थक गए, वो हार गए, डॉक्टर ने कहा कि आपका तो लिवर बदलना पड़ेगा। अब हमारे अंदर नेगेटिव हो गए, नींद आना की समस्या, एक और समस्या आती है, मतलब मैंने कुछ पेशेंट्स पे देखा उनमें ईचिंग बहुत होती है, खारिश,
एक मरीज तो मेरा ऐसा था जिसका 98% लीवर डैमेज था और वो उसकी वाइफ पूरा दिन उसको कंघी से खारिज करती रहती थी जी। और हमने ट्रीटमेंट किया, उसकी खारिज खत्म हो गई। हमने ट्रीटमेंट किया, जो है उसका जॉन्डिस ठीक हो गया। हमने ट्रीटमेंट किया, इस जो ब्लीडिंग होती थी वो ठीक हो गई। हमने ट्रीटमेंट किया, उसमें पेट में फर्क पड़ गया। लेकिन निर्भर करता है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। मॉडर्न साइंस ये कहती है यू कांट रीजनरेट द लिवर, यू जी। कांट रिवर्स। लेकिन हम कहते हैं अगर डाइट, लाइफस्टाइल, खान पान, रहन सहन पे साथ काम किया जाए, आप थोड़े से आप आध्यात्मिक हो जाएं, योग प्राणायाम साथ करें, ईश्वर का ध्यान करें, हर रोज गुरुद्वारा साहब जाएं, हर रोज मंदिर जाएं और अच्छी औषधि का आप सेवन करें, अच्छे डॉक्टर के पास आप जाएं जो आपको सही से आपको चेक करके आपकी बीमारी को समझ करके आपको औषधि दे, तो आपकी लिवर सिरोसिस ठीक हो सकती है। सर, आपने बताया कि लीवर सिरोसिस ठीक हो सकती है, तो कैसे हो सकती है? अब हम डाइट के ऊपर बात करते हैं कि डाइट में क्या-क्या बदलाव करना चाहिए जिससे कि लीवर सिरोसिस वाली जो स्टेज पे पेशेंट है वो ठीक हो सके? देखिए, सबसे पहले तो फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस में ना जाएं, पहले तो हम इस पे देखें। तो हमने जी। क्या करना है, नमक को कम करें, मीठा बिल्कुल कम कर दें, 90% मीठे को कम कर दें। जो मैंने कहा फैट, दोनों का फैट को कम कर दें, जी। योग प्राणायाम सैर करें, ठीक है? मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी पूजा पाठ करें, रोज मंदिर जाएं, गार्डनिंग करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, जी। सूर्य नमस्कार करें। ये आगे कि आप और जो कारण है, हेपेटाइटिस ए बी सी है उसका इलाज करवाएं, अल्कोहल ले रहे हैं उसको बंद करें, चाय को बंद करें, क्योंकि पित्त है ना तो गर्म चीजें बंद करनी पड़ेगी आपको। जी। पहली चीजों के साथ साथ आपको गर्म चीजें बंद करनी, तो आप लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस ना हो, लिवर सिरोसिस में ना जाएं। अब आपको लिवर सिरोसिस होगी, अब आप क्या करें? जब आपको लिवर सिरोसिस होगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना नमक बंद कर देना। बंद मतलब 2 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना। जी। अगर एसाइटिस है, पेट में पानी भर गया, तो इससे भी कम नमक हो सकता है, कुछ टाइम के लिए आपको बिल्कुल भी बंद करना पड़े। पहला है, ठीक है। दूसरा, आपने क्या करना है कि एकदम ज्यादा खाना नहीं खाना है, जितनी भूख है उससे आधा खाना खाना है। जी। और दिन के 3-4 बार आप खाना खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, जी। है ना? इसमें आपने फास्टिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। 16 हम्म। घंटे 18 घंटे की फास्टिंग। मैं लिवर सिरोसिस की बात कर रहा हूं, मैं फैटी लिवर में तो फास्टिंग है, उसमें तो 14 घंटे की रखिए। लेकिन लिवर सिरोसिस है तो अब आपका है धातु क्षय की अवस्था आ गई, आपकी बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस आ गई, आप में वात प्रकोप हो रहा है। तो जब वात प्रकोप हो रहा है तो जब आप लंघन करेंगे तो वायु और बढ़ेगी, जब आप फास्टिंग करेंगे तो वायु और बढ़ेगी, तो आपने फास्टिंग नहीं करनी है। नंबर 2। नंबर 3 क्या है कि आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अवर गट इज अवर सेकंड ब्रेन, देयर इज ए गट ब्रेन थ्योरी। तो यहां तक जब हम डायग्नोज होते हैं, सबसे पहले हम अपनी मनोबल कमजोर हो जाता है, हमारी इच्छा शक्ति कम हो जाती है, हम चिंता तनाव में आ जाते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, हमारे अंदर खुशी प्रसन्नता वाले हार्मोन रिलीज नहीं होते और हम बहुत चिंता में चले जाते हैं और धीरे धीरे हमारी और बीमारी बढ़ती जाती है। पानी की मात्रा को कम करना। कारण क्या है कि जब हम पानी पीते हैं, वाटर अक्यूमुलेट हो रहा है, वो पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकल रहा है, पेशाब कम आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि जितना पानी पिए, पेशाब भी उतना आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप 4 लीटर पानी पी रहे हो और पेशाब बहुत कम आ रहा है। तो बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना। और पानी पीने का आयुर्वेद का हिसाब, जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट देख रहे हैं, कौन सा पानी पीना। देखिए क्या है, जैसे यहां पर हमने कहा मंदग्नि है, पानी ऑलरेडी पेट में भरा हुआ है, तो और पानी लेंगे तो क्या होगा, पानी और बढ़ेगा। तो इसमें क्या करना है, आपने 5 लीटर पानी को उबालना है। उबाल के जब वो 1 लीटर रह गया, उसको रूम टेम्परेचर के उस पानी को थोड़ा थोड़ा पीना है। मतलब क्या हुआ, यहां पर पानी को हमने लघु कर दिया। पानी अग्नि को मंद करता है, यहां अग्नि के द्वारा जब पानी संस्कारित हुआ तो पानी हल्का हो गया, एक्यूमुलेट कम होगा बॉडी में। पीना भी एक एक घूंट करके है, लेकिन उस पानी को उबाल के, हमने बहुत सारे पेशेंट्स को हमने चीज बताई है कि आप 5 लीटर पानी को 1 लीटर जब वो उबल के रह जाएगा, उसको धीरे धीरे पीना, तो पानी हल्का हो गया, अग्नि मांद्य नहीं करेगा और असाइटिस उतना ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। और बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना। कई बार क्या होता है, जब असाइटिस होती है, पेट में जो पानी भरता है, तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा फ्रूट खाएं, बहुत ज्यादा जूस पिए। अब फ्रूट जूस में क्या पानी है, पानी और बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहां पे प्रॉब्लम रहती है। तीसरा, अब क्या होगा कि इस ऐसे रोगियों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। लिवर सिरोसिस जब होती है तो खून पतला हो जाता है, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो कौन बनाता है, लिवर बनाता है। ठीक है, तो वहां पे ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, पोर्टल हाइपरटेंशन यानी ब्लीडिंग होने का डर रहता है, तो बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन भी इसमें नहीं करना है। तीसरा, ब्लीडिंग ना हो, उस पर ध्यान करना। चौथा, ऐसे रोगियों में ना
पीलिया जब होता है तो भी बहुत सारी दिक्कत आती है जी। तो नॉर्मल हम रोगियों को क्या कहते हैं, यहाँ पे अमृत का काम करता है, जिसको लोग आज क्रिटिसाइज करें, वो दूध। जी। दूध लीवर सिरोसिस में एक मेडिसिन है। कैसे सर? कारण क्या है कि हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। अब प्रोटीन हम ले रहे हैं, प्रोटीन लीवर तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है, डाइजेशन नहीं हो पा रही है, अग्नि पहले ही मंद है, ऊपर से हम खाना खा रहे हैं जी। तो जल्दी हमारी तबीयत और ज्यादा खराब होती है। तो ऐसे केसेस में देसी गाय का दूध या ऊंटनी का दूध जी अमृत के समान है। गर्म करें, गर्म करके जब वो कोसा हो जाए तो हम कहते हैं मरीज को, जब आपको प्यास लगे पानी की जगह भी आधा कप 50 ml दूध पीजिए। जी। दोबारा प्यास लगी 50 ml दूध दोबारा पीजिए। तो क्या है, हमने कहा कि वात और पित्त दोष, धातु क्षय होता है, वात और पित्त के कारण लीवर सिरोसिस होता है ना, ये कृत विकार हुआ। तो अब क्या है, अब आप दूध देखिए, दूध क्या है, वात पित्त शामक है जी। अब दूध में 80% प्रोटीन है। हम एलोपैथी पे, आप मॉडर्न साइंसेज के, दूध में 80% प्रोटीन है और सबसे ज्यादा उसमें एल्ब्यूमिन है जी। और फैटी लीवर में एल्ब्यूमिन ही कम होता है। और एल्ब्यूमिन जब लीवर सिरोसिस, सॉरी फैटी लीवर नहीं, लीवर सिरोसिस में जब एडवांस स्टेज आती है, जब 4-5 चीजें इकट्ठी हो जाती है, आपको पेट में पानी भर गया, एसाइटिस होगी, आपका एल्ब्यूमिन कम हो गया तो आपको एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन लगते हैं, वहां आपको पेशाब नहीं आ रहा है तो उसके लिए डाइटर प्लस पेशाब की दवाई दे दी, लेकिन लंबे टाइम तक देंगे वो किडनी फेलियर में पेशेंट चला जाएगा जी। वहां पर साथ में आपको कब्ज हो गई है, अब पेट साफ नहीं हो रहा है। अब यहां पर जो हमारी जो थ्योरी है, हम जिस थ्योरी पे काम करते हैं कि मॉडर्न साइंसेज की थ्योरी है कि जो पेट का पानी है ना, उसको डाययूरेटिक देंगे जी। पेशाब आने की दवाई देंगे, जिससे पेशाब थोड़े दिन साफ हो जाएगा, खुल के आएगा, मरीज को लगता है मैं ठीक हो रहा हूं। लेकिन लंबे टाइम में 1 से 1.5 महीने के बाद वो मेडिसिन आपके किडनी फेलियर की ओर ले जाएगी, आपका ब्लड यूरिया बढ़ने लग जाएगा, आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाएगा, सारा प्रेशर बन जाएगा। आयुर्वेद की ये थ्योरी है कि सबसे पहले तो आप पानी का सेवन कम करिए, नमक को बंद करिए, पानी की जगह दूध लीजिए। दूध क्या करेगा, प्रोटीन भी आप में जाएगी, उसमें नेचुरल फैट भी है, वात पित्त शामक भी है, बल्ले है, ताकत देगा, शरीर की खुश्की को दूर करेगा, नींद अच्छी लेकर के आएगा, प्रोटीन जैसे मैंने बोला प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, और ओजवर्धक है, बलवर्धक है, मेद्य है। तो इस तरीके से दूध अच्छी वो है उसमें। हाँ, मलाई को निकाल लीजिए जी। भैंस का अगर दूध है तो मलाई को निकाल लीजिए, गाय का दूध भी है तो उसको निकालिए, लेकिन उसकी मात्रा लेनी है। एक मरीज को किसी ने, उसने दूध का पड़ा, उसको उठ के 2 लीटर पानी पीने, 1 लीटर दूध इकट्ठा पीने लग गया। एक टाइम में 100 ml से ज्यादा नहीं लेना है, 100 to 200 ml। 2-3 घंटे बाद दोबारा पीजिए जी, थोड़ी देर बाद दोबारा लीजिए। सीवियर केसेस में तो विभोर जी हम 2-2 महीने अकेले मरीज को दूध पे रखते हैं। ऐसे हमने केसेस पे काम किया, 45 डेज हमने पेशेंट को सिर्फ दूध पे रखा। उसने पानी नहीं पिया, उसने खाना नहीं खाया, उसने जो है नमक नहीं लिया, उसने फ्रूट भी नहीं लिए जी। अब वो मरीज कौन था, लास्ट स्टेज ऑफ लीवर सिरोसिस, ट्रांसप्लांट मरीज करा नहीं सकता था, कोई डोनर मिला नहीं, 20-25 लाख लगा चुका था 6 सालों में, उसको घर वापस भेज दिया, पेट में पानी भरा हुआ था, कई बार निकाला नहीं हुआ, खून की उल्टियां आ रही थी, किडनी फेलियर में चला गया। तो लास्ट में किसकी सेवा कर लो घर में जी। तो घर जब उसको वापस ले आए तो, और जब घर उसको वापस ले आए तो सारी प्लान कर ली कि ये 5-6 दिन का मेहमान है, बेटे को बुला लिया बाहर से कि अब इसको कहाँ जलाना है, कैसे करना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आए। तो जब मरीज आए तो ड्रिंक करता था पेशेंट काफी, उस टाइम तो छोड़ दी थी उसने। तो जब वो आए हमारे पास तो मैंने कहा, मैंने देखिए भाई आपके बचने की कोई चांस नहीं है ना, आप लास्ट स्टेज में है, ईश्वर ठीक करने वाला है, हम सिर्फ औषधि दे सकते हैं, है ना, हमारे हाथ में हुआ है, आई विल गिव माई 100%। पर आपके लिए एक परहेज है, और उस परहेज को सुन करके 90% लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में वो बैठा कि हम खाना खाएं खाना खाएं। अरे भाई खाना तो आपने खा लिया, वो तो डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा है जी। तो हमने कहा कि 45 दिन के लिए आपने पानी नहीं पीना है, आपने खाना नहीं खाना है, आपने फ्रूट नहीं खाने हैं, आपने नमक नहीं लेना है। मरीज हैरान, हमने करना क्या, मैंने कहा सिर्फ दूध पीना है देसी गाय का। और उस रोगी ने 45 दिन दूध पिया, और आज उस रोगी के टेस्टिमोनियल हमारे पास है, हम पेशेंट्स को नंबर देते हैं। मुकेरिया का, होशियारपुर का पेशेंट है, ऐसे हमने सैकड़ों मरीज ठीक किए हैं। मुझे एक पेशेंट की याद आ गई, और पेशेंट उस घर के उससे मिल के आते हैं, और सोचिए उसने जॉब ज्वाइन कर ली, वो लोग हैरान थे कि ये वापस कैसे आ गया जी। तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जलोदर
जरूरत का मतलब एसाइटिस जब डेवलप हो जाए तो पेशेंट को दूध पे शिफ्ट कर दीजिए। अब प्रोटीन पाउडर आप लेंगे, एग जब लेंगे, अब डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा हो, तो हमने वो प्रोटीन देखने जो इजीली डाइजेस्टेबल है जी। अच्छा, दूध आप देखिए प्रकृति है, गाय के शरीर से होके निकला हुआ है, ठीक है। तो जब आप मतलब पिएंगे, मैं आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी अक्यूमुलेशन बॉडी में कम होती है और बहुत सारी चीजों को, अब उसमें देखिए दूध से पनीर बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, दूध से घी बन रहा है, दूध से मक्खन बन रहा है, अब दूध आप ले रहे हैं। और आजकल भाई साहब सोशल मीडिया पे ज्ञान दे रहे हैं बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर कि भाई दूध आपके लिए जहर है। अरे भाई, हमने तो, मेरे एक गुरु हैं, ठीक है, आयुर्वेद के क्षेत्र में, और वो पुणे में प्रैक्टिस करते हैं, और आप मानोगे एक रोगी ने 2 साल अकेला दूध पिला हो, जिसको कह दिया था कि ये 4 दिन जिएगा, 2 साल अकेला दूध पिला हो, जब तक दूध पिला हो ठीक रहा। तो क्या होता है, जब आपकी जीभ आपके कंट्रोल में होगी, जब आपके विचार आपके कंट्रोल में होंगे, तो आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं चीजों के जी। तो इसमें एक और ध्यान रखना होता है कि कब्ज ना हो पाए, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन है, तो हमारी जो थ्योरी, हमने क्या कहा कि हम जो पानी है, एसाइटिस है, उसको हम कोशिश करते हैं कि वो टॉयलेट के रास्ते बाहर निकले, क्योंकि जब आप टॉयलेट आपको जब आएगी ना, और उसके लिए स्पेशल मेडिसिन होती हैं, आम कब्ज की दवाई नहीं इसमें देते, क्योंकि हमने देखना है कि कब्ज की दवाई ब्लीडिंग तो नहीं कर ले, कोई चूर्ण तेज तो नहीं है, क्योंकि कब्ज की दवाई तेज होती है, ज्यादा दवाई में नमक होता है, या मुलट्ठी होगी, मुलट्ठी पानी को बढ़ा देगी, नमक क्या करेगा, नमक भी आपके लीवर को और खराब कर देगा, तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पेशेंट को देखते हुए, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हुए, तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि ऐसे रोगियों में कब्ज ना हो, कि अगर उसमें अगर उसको पेट खुल के साफ होता रहा, तो उसमें पानी उस रास्ते से निकलता रहता है, जब उसको मोशन आता है तो उसमें साथ में वो भी आता है। सर, क्या जिन लोगों को फैटी लीवर होता है, क्या उनको भी कब्ज की प्रॉब्लम होती है? हाँ, कुछ पेशेंट्स में रहती है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, या वो दिन के 2-3 बार जाएंगे, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, बहुत देर टॉयलेट में बैठेंगे, 15-20 मिनट लाएंगे और बाहर आएंगे तो अनसेटिस्फैक्टरी, उसको लगता है कि नहीं थोड़ी सी रहेगी यार, और घंटे बाद दोबारा जाएंगे। कुछ में कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ में लूज मोशन लग जाते हैं जी, वो अलग अलग उसके बॉडी के हिसाब से जो है वो सारा है। लेकिन लीवर सिरोसिस का जो है कुछ लोग पेशेंट्स में जॉन्डिस भी है, तो जहां कुछ ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं कि हम कोशिश करते हैं कि असाध्य है, जहां इतनी सारी हो गई, हम कोशिश करते हैं असाध्य से कृत साध्य पे ले आए उसको। कृत साध्य मतलब असाध्य जिसका कोई इलाज नहीं है, कृत साध्य का मतलब है कि आप मेडिसिन दे रहे हैं, परहेज कराए हैं, तो उसका इलाज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, और ये सारी चीजें रोगी के शरीर पे निर्भर करती है, उसका मनोबल कितना है, उसकी इच्छा शक्ति कितनी है, उसका परहेज कितना है, और उसका घर वालों का माहौल कैसा है जी। कई बार नेगेटिव माहौल ऐसा बना लेते हैं कि तू मरने वाला है जी, 10 दिन बचेगा, मरीज कहता है मेरे पास तो 15 दिन बचे हैं, महीना बचा है, तो उस चीज पे जब हम काम करते हैं तो होता है मतलब हमने लीवर सिरोसिस केस होते देखे हैं, बहुत सारे रिवर्स हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे कितने सारे केसेज पड़े हुए हैं जो हमने रिवर्स किए हैं, और बिल्कुल ठीक है। इस इंटरव्यू के अंदर भी हम लगाएंगे उसी पेशेंट की, जिस पेशेंट की आप जिक्र कर रहे थे, उसकी वीडियो लगाएंगे, जिसमें उसने खुद ने ही बताया कि ये चीज परहेज करवाई गई है, ऐसा था, मैं सारी चीजें उसके ऊपर डिस्कस हुई हुई हैं। हाँ, और वो भी, और हमने अलग-अलग जो बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है, आप जितने हम आपको दे सकते हैं जो हमने इस चीज पे काम किया, आप जरूर लगाइए। और मुझे लगता है कि जहां पर 50 लाख, पहले तो लीवर ट्रांसप्लांट तक हमारा 15-20 लाख रुपए लग जाता है, 5-6 साल 8 साल हम फैटी लीवर के बाद या लीवर सिरोसिस के बाद ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। लास्ट स्टेज में हम लीवर ट्रांसप्लांट की ओर जाते हैं, वो भी क्योंकि वहां डोनर चाहिए, देने वाला चाहिए, उसके बाद भी कई बार हमें वो चीज सेट नहीं बैठती है, तो ये बहुत बड़ा आर्थिक, एक मानसिक भी नुकसान है व्यक्ति का, शारीरिक भी है, आर्थिक भी है। और उसके बाद भी अगर आप पूछें गारंटी है, वो कहते हैं गारंटी कोई नहीं है। अब लीवर ट्रांसप्लांट में लीवर पूरा तो बदला नहीं जाता, एक हिस्सा डोनर डोनेट करता है और वो हिस्सा रीजनरेट होता है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रीजनरेटिव, अपने आप को नया बनाने की जो पावर है ना, वो लीवर में है जी। तो हम ये मानते हैं कि जो बिल्कुल डेड हो चुका है उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो पिछले 5-6 महीने साल में जो डीजनरेशन जो आई है, हम उसको रीजनरेशन में बदल सकते हैं। और 10 से 15% भी अगर रीजनरेट हो गया तो आप ठीक हो गए। जैसे मैंने कहा कि 95% तक तो आपको पता नहीं लगता, आप तो एक्सीडेंटल डायग्नोज होते हैं, या तो पेट में पानी भरने लगा, या तो उल्टी आई, या तो पीलिया हुआ, तो हमें पता लगा। अदरवाइज ये जो प्रोसेस है लीवर सिरोसिस की, ये प्रोसेस लीवर सिरोसिस की, लीवर की सहन करने जैसे जितनी वो रीजनरेट करता है ना, इसका मतलब बहुत सहन करता है। हम दारू पीने से नहीं हटते,
हम हम गलत खाने पीने की नहीं हटते, हम फास्ट फूड की वजह से नहीं हटते। मतलब वो सहन करता रहता है। जब अति हो जाती है, उसके बाद वो हाथ खड़े कर लेता है कि बस अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं लीवर सिरोसिस डेवलप कर रहा हूं। अब आप देख लीजिए, उसके बाद भी अगर व्यक्ति बदल जाए जी। तो मतलब रोगी जो हो ठीक हो सकता है। जी सर, क्या दूध से फैटी लीवर भी रिवर्स हो सकते हैं? नहीं देखिए, शुरुआती जब कफ स्टेज है तो उस टाइम हम फैटी लीवर में हम दूध बंद करते हैं। लेकिन जब लीवर देखिए, एक ही बीमारी में शुरू में दूध जहर का काम करेगा, वही दूध बाद में मेडिसिन बन जाएगा। जी। मतलब दवाई भी वही है, जहर भी वही है। जी। फैटी लीवर में रोगी मोटा है, वहां पे दूध आपके लिए जहर है। लेकिन फैटी लीवर के बाद जब कफ की स्थिति से जब आप पित्त में आपका बीमारी गई, पित्त से आप वात में गए और वातज अवस्था में वही दूध आपकी मेडिसिन बन गई। मतलब जब पेड़ बहुत लंबा है, बहुत मोटा ताजा, खाद डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो सूख रहा है तो आपको खाद की आवश्यकता बनेगी और दूध यहां पर खाद का काम करेगा। दूध में नेचुरल प्रोटीन है, दूध में नेचुरल विटामिन B12 है, दूध में कैल्शियम भी है उस तरह। और हमारे हिसाब से दूध वात पित्त शामक आयुर्वेद के हिसाब से दूध बल्ले है, दूध ओज को बढ़ाने वाला है। ओज मतलब इम्यूनिटी, ओज वर्धक है और हमारी मेधा को बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला है दूध। और हड्डियों के लिए दूध बहुत अच्छा है, मसल्स के लिए दूध बहुत अच्छा है जी। तो इस तरीके से दूध वहां पर एक सेम बीमारी में शुरुआती स्टेज में वो जहर है और बाद में वही अमृत है, बाद में वही औषधि, वही दवाई का काम करता है। तो स्टेज को देख करके हम दूध एनालाइज करते हैं पेशेंट को। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा, नारियल पानी कैसे इफेक्ट करता है फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस में? देखिए, फैटी लीवर में हम नारियल पानी अच्छा है, लीवर सिरोसिस में, फैटी लीवर में भी एज इट इज काम नहीं करता। हाँ, डिहाइड्रेशन में काम करता, कुछ जरूरी तत्वों को बढ़ाता है। फैटी लीवर में जो हम एडवाइज करते हैं वो कहते हैं खान पान में, है ना जी, कि रिच फाइबर्स डाइट, कि फ्रूट्स ज्यादा होने चाहिए आपकी डाइट में जी, सैलेड आपकी डाइट में ज्यादा होने चाहिए, है ना, और हरी सब्जियां आपकी डाइट में ज्यादा होनी चाहिए, दालें आपकी डाइट में ज्यादा होनी चाहिए, मीठा आपने बिल्कुल बंद करना है, तेल को आपने बिल्कुल कम करना है, घी मक्खन को आपने कम करना है। तो फ्रूट्स फैटी लीवर के लिए एक मेडिसिन का काम करता है, क्योंकि वो फाइबर है उसमें, जैसे एक रेग मार का काम करता है ना। और वो सॉल्युबल फाइबर, एक बात है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। तो सॉल्युबल फाइबर, और इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदरा, जौ, मतलब ये सारी फैटी लीवर में ये बहुत अच्छी हैं। मतलब इनमें क्या है, इनमें एक तो क्योंकि फैटी लीवर अकेला कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब लेंगे, ग्लूकोज जब लेंगे, मीठा जब लेंगे तो ही फैटी लीवर होगा। अकेला फैट आपका अकेला घी मक्खन तेल से नहीं बनता, तो साथ में उसको बात करना है। तो जिन हम इन मिलेट्स की जो हम बात करते हैं, ठीक है, मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार वो देखना पड़ेगा एक बार। ऐसा नहीं कि आप दिन के 3 बार बाजरा ही खा रहे हैं और जून का महीना ऊपर से आप बाजरा खा रहे हैं और आप बाजरा खा करके आपने गर्मी पैदा कर ली। तो मिलेट्स को बदलते रहना, प्रकृति के हिसाब से आप मिलेट्स का सेवन करिए, तो मिलेट्स उसमें बहुत अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, पानी का सीमित सेवन। तीसरी बात, आपने सैर करनी है, लगभग 40 मिनट रोज आपने चलना है। और 40 कितने, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का मतलब है लगभग आपका 8 से 8,000 स्टेप्स, 7 से 8,000 स्टेप्स जी। 40 मिनट में चलना है, स्लो नहीं, आपने सैर करनी है। और जब सैर करनी है तो विद माइंडफुलनेस, म्यूजिक नहीं सुनना है, बातें नहीं करनी है, सैर करना है, सैर पे फोकस करना है। और अकेले सैर पे जाना है, 4-5 लोग इकट्ठे सैर पे नहीं जाना है। ये भी होता है, क्योंकि जब तक जो आप काम कर रहे हैं, कई बार रोगी हमें कहते हैं मैं तो जी दिन का 15 किलोमीटर चल पड़ता हूं। भाई उसको सैर नहीं कहेंगे। सैर की डेफिनेशन सुनिए, सैर कब व्यायाम होगा, व्यायाम और एक्सरसाइज में फर्क है जी। एक्सरसाइज, व्यायाम का मतलब विद माइंडफुलनेस, जो आप कर रहे हैं आपका ध्यान उस पर होना चाहिए, तो सैर है वो। फोन पे बातें कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, साथ में ऐसे किसी को कंपनी में चल रहे हैं, वो सैर नहीं है। मतलब आप अकेले हैं, मन शांत है, एकाग्र है, आप चल रहे हैं, सारा ध्यान आपके कदमों पे है, सारा ध्यान आपकी सांस की गति पे है, और आप कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं और मन में भाव लेकर के चल रहे हैं, संकल्प लेके चल रहे हैं कि जो मैं सैर कर रहा हूं, मेरे अंदर उससे सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, सारा फैट पिघल रहा है, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, और मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे अंदर एक श्रेष्ठ आत्मा है, मेरे अंदर एक स्वस्थ आत्मा है, सारी बीमारियों को मैं खत्म कर लूंगा। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ईश्वर हूं, आई एम द गॉड, ऑल पावर्स आर विद इन मी, आई कैन हील माई सेल्फ।
मैं खुद अपने आप को ठीक करूंगा। जब इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ, इस इच्छा शक्ति के साथ जब आप औषधियों का ग्रहण करेंगे तो औषधियां प्रसाद हो जाएंगी। जब जी। ईश्वर को समर्पित कर करके आप जब खाना बना रहे हैं और जब वहां भजन चले हुए हैं, कीर्तन चले हुए हैं, तो खाना खाना नहीं बचा, वो खाना आपके लिए प्रसाद हो गया। जी। तो हर एक कार्य को करते हुए उसको ईश्वर को समर्पित करते चलो। आई विल गिव माई 100%। रोगी अपना 100% दे रहा, मैं 100% दे रहा हूं, रोगी क्यों नहीं ठीक होगा? मेरे हाथ में, सिर्फ मेरे हाथ में कर्म है, फल मेरे हाथ में नहीं है। मैं कर्म करूंगा, फल उसके हाथ में है। लेकिन जब आप 100% अपने कर्म में दोगे ना, तो आपको फल अच्छा मिलेगा। जी। तो ये अध्यात्म विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक टच भी आ गया, क्योंकि हमारे जीवन में अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल है। अध्यात्म क्या करता है? व्हाट इज द भक्ति। मैं कहता हूं अपने रोगियों को कि हर रोज आप मंदिर जाइए, हर रोज आप गुरुद्वारा साहब जाइए। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि ये भक्ति भी एक योग है, ये भी एक ट्रीटमेंट है। ये आयुर्वेद में दैवोपाश्रय चिकित्सा है, डिवाइन थेरेपी। कुछ हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म है जिनको हम भोगते हैं, उनको तोड़ने के लिए चीज है। पहली बात, हमारे संकल्प को, हमारी इच्छा शक्ति को, सत्व गुण को बढ़ाने के लिए चीज है। भक्ति क्या है? लव, अनकंडीशनल लव, लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, लव विद सरेंडर। मतलब हम समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण। तो जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं तो क्या है कि हमारी शंकाएं, हमारे तर्क हमारे खत्म हो जाते हैं। श्रद्धा और आस्था को वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग अधिक आध्यात्मिक हैं वो लोग जल्दी ठीक होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ईश्वर बस तूने देखना है, मैं अपना कर्म करूंगा, वैद्य अपना कर्म कर रहा है और फल भी अच्छा होगा। तो इसलिए आपको आध्यात्मिक होना आवश्यक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिवाइन थेरेपी, दैवोपाश्रय चिकित्सा आवश्यक है। युक्तिपाश्रय चिकित्सा है जब हम मेडिसिन देंगे। सत्वोजय चिकित्सा क्या है? जो रोगी जब बैठेगा हमारे पास, आधा घंटा में एक रोगी को देंगे। डिवाइन थेरेपी, साइकोथेरेपी, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, हमारी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर जाएगी, उसकी एनर्जी बाहर निकलेगी, वो भी एक ट्रीटमेंट है। योग प्राणायाम एक सत्वोजय चिकित्सा का एक हिस्सा है। तो चिकित्साएं के लिए दवाई से नहीं होती। वैद्य का ऑरा है जो रोगी के अंदर ट्रांसफर होगा। उस हॉस्पिटल, जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस क्लिनिक में आप जा रहे हैं, उसमें कितने रोगी ठीक हो, उसका माहौल कैसा है, वो भी ऑरा आपको देगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? हम एक लाइलाज बीमारी का इलाज कर रहे हैं, लीवर सिरोसिस का इलाज कर रहे हैं, तो अकेले दवाई नहीं ठीक कर सकते। दवाई तो आपको डॉक्टर ने क्या दिया है? दवाई के साथ ऐसे क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे? पेड़ पौधों को पानी देना, अच्छा म्यूजिक सुनना, किसी रोज अच्छा कोई पाठ करना घर में, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को की कोई सेवा करना, किसी बच्चे को, मजदूर बच्चे को पढ़ाना, ये सारी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है। तो जब इन सारी चीजों पे हम काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे आते हैं और लीवर सिरोसिस का जो है रिवर्स होती है। सर, आप फ्रूट्स का जिक्र कर रहे थे फैटी लीवर में, तो फैटी लीवर में कोई ऐसे स्पेसिफिक फ्रूट होगा जिससे कि फैटी लीवर रिवर्स हो सके? देखिए, हम फैटी लीवर में कहते हैं कि आप 2 टाइम खाना 2 टाइम कर दीजिए। शाम को 5-6 बजे, सुबह 9 से 11 बजे के बीच में, 9-10 बजे के उठने के निर्भर करता है। 12-1 बजे आप सलाद लीजिए, 3-4 बजे आप फ्रूट लीजिए। फ्रूट सारे अच्छे हैं, बस मौसमी फल होना चाहिए, है ना? ये बड़ी दिक्कत रहती है। आजकल मौसमी फल खाने का हमारा दिल नहीं करता। तो कई बार मरीज हमसे पूछता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि फल मौसमी है? हम किसान तो है नहीं, और आजकल कोल्ड स्टोर आ गया है। आजकल सर वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, वहां के फल यहाँ पे प्रेफर करते हैं लोग। तो वो फल अच्छे नहीं है। जिस एरिया में आप पैदा हुए हैं, उस एरिया का जो अनाज है, उस एरिया की जो सब्जी है, उस एरिया का जो खान पान है, वो ही आपके जेनेटिक मेकअप में है। पंजाब में डोसा पंजाब के लिए नहीं है, कभी कभार आप खा सकते हैं, है ना? तो रोज चावल खाना पंजाब के लिए नहीं है। हरियाणा वाले, हिमाचल वाले, उत्तराखंड वाले खाते हैं रोज, उनको डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। जिस एरिया के हैं उस एरिया में, जो उस एरिया का मतलब नॉर्थ इंडिया, जैसे हम पंजाब में तो नॉर्थ इंडिया, तो सेब कुल्लू मनाली का आपके लिए ठीक है। फॉरेन का आप सेब ले रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब कहते हैं हम तो किसान है नहीं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये मौसमी है? मौसमी फल और सब्जियों की एक पहचान है, आप समझ लीजिए। जो सबसे सस्ती सब्जी है वो मौसमी है। सेब 200 रुपए किलो वाला सेब नहीं खाना, जब 70 से 100 रुपए किलो सेब है ना, तब खाना है। 80 रुपए 100 रुपए किलो वाली गोभी नहीं खानी, जब 10, 20, 30 रुपए 40 रुपए किलो गोभी है तब खानी। 100 रुपए किलो वाला मटर नहीं खाना, जब 20 से 40 रुपए किलो मटर है तब खाना। 80 रुपए किलो वाली गाजर नहीं खानी, ठीक है? 200 रुपए का वाले संतरे नहीं खाने, सीधा नियम है।
अब आम आ जाते हैं मार्च में, अब आते हैं 300 रुपए किलो। अभी आम का समय तो जून, 15 जून के बाद है, सही आम जी। अब वो जो अब बेमौसमी क्या है, जबरदस्ती पकाए हुए हैं, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया उनमें जी, बहुत ज्यादा उनमें खादों का इस्तेमाल किया है, रासायनिक इस्तेमाल किया है, तो हमारे लिए नहीं सही है। तो जो सस्ती है, जिस एरिया में पैदा हुई है, और जो भोजन साधारण है, दाल चावल से अच्छा कोई भोजन नहीं है जी। क्यों? एक में कार्बोहाइड्रेट है, दूसरे में प्रोटीन है। अब हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट इकट्ठे नहीं लेने हैं। दाल चावल बेस्ट सोर्स है, दाल चावल से अच्छा कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं। अगर आप खिचड़ी से अच्छी कोई और हो नहीं, घिया पेठा कद्दू तोरी से अच्छी कोई सब्जी नहीं है जी। लेकिन मौसम के हिसाब से आप इसको लीजिए, और खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। तो मुझे लगता है खाना भी एक प्रसाद है। सर मैं ये जानना चाहूंगा, फैटी लीवर को घर पर डिटॉक्स करने के लिए, मतलब फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए 6 बजे से पहले खाना खाइए, 10 बजे से पहले सोइए, सुबह 6 बजे से पहले उठिए, 2 टाइम खाना खाइए, फ्रूट्स निरंतर लीजिए, लगातार आप सेवन करिए अपने सलाद का, और इसके साथ साथ हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं जी। पानी के साथ हल्दी ले सकते हैं। थोड़े दिन सौंठ पानी में उबाल के, 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच सौंफ उबाल लीजिए, उसको जब कोसा हो जाए, गुनगुना हो जाए, तो पूरा दिन वो पानी पीना। सौंफ या सौंठ? सौंफ, ड्राई जिंजर, सौंठ ड्राई जिंजर। जहां पर गर्मी ज्यादा है, पेशेंट को जलन खट्टे डकार है, वहां सौंठ नहीं लेनी, वहां ड्राई जिंजर नहीं लेना, वहां पे सौंफ और जीरा लेना है जी। जहां पर गर्मी है, जलन है, खट्टे डकार है, वहां पे सौंफ और जीरा लेना है। सौंठ, ड्राई जिंजर, सूखा अदरक वहां पे लेना है जहां पर आप मोटे हैं लेकिन आपको जलन खट्टे डकार नहीं है जी। तो ये धीरे धीरे डिटॉक्स करता है। आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन आंवले का मुरब्बा नहीं खाना है। जब भी हम आंवले की बात कर रहे हैं, आंवले के अचार, आंवले का मुरब्बा नहीं भाई साहब, आंवले का चूर्ण खाना है जी। आयुर्वेद का चूर्ण एक मेडिसिन का काम करता है। आयुर्वेद का चूर्ण ले सकते हैं, हल्दी का सेवन कर सकते हैं, लहसुन का सेवन कर सकते हैं आप, जीरा, अजवाइन, दालचीनी का सेवन आप खाने में करिए, हींग का सेवन आप करिए। हमारा किचन, अगर आप भारतीय के हिसाब से टिपिकली जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, मासी जैसे खाना बनाते थे, उसके हिसाब से खाना बनाएंगे तो वो नेचुरल डिटॉक्स ही है। और फ्रूट्स का सेवन जरूर करते रहिए। योग प्राणायाम करिए, 40 मिनट सैर, जो मैंने कहा है 4 किलोमीटर 40 मिनट आपने चलना है, और योग प्राणायाम करिए। मन को शांत कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा विशेष इस पे है। मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, खुश कैसे रहा जा सकता है, इस पे जरूर काम करिए। और इसके 2 उपाय हैं जी। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाइए और माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी बात बोल दी सर आपने। दूसरा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को 0 कर दीजिए। जी। दुखों का कारण उम्मीद है, मैंने उसके लिए किया, उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने बहू के लिए किया, बहू ने मेरे लिए क्या किया, मैंने बेटे के लिए किया, उसने मेरे के लिए क्या किया, मैंने दोस्त के लिए किया, उसने मेरे लिए क्या किया। एक्सपेक्टेशन सबसे पहले 0 एक्सपेक्टेशन कर लीजिए। अगर मैं अपने 20 साल का अनुभव, अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं कि आपकी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, जी। व्हाट शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, दैट शुड बी हैप्पीनेस। जी। प्रसन्न रहना, उसके बाद स्वस्थ रहना है। जी। क्योंकि बिना प्रसन्नता के आप स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब किसी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। जब तक समत्वम योग उच्यते, आयुर्वेद में क्या कहा गया कि सम, योर बॉडी, माइंड एंड सोल शुड बी बैलेंस्ड। आपका शारीरिक रूप से आप स्वस्थ चाहिए, मानसिक रूप से आप स्वस्थ चाहिए, आध्यात्मिक रूप से आप स्वस्थ चाहिए, सामाजिक रूप से आप स्वस्थ चाहिए। उसके लिए रहने के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन को 0 करिए, छोटी छोटी नेगेटिव चीजों को भूलने की कोशिश करिए, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको माफ करने की कोशिश कीजिए, और हर समय शुक्राना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हर टाइम आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हे ईश्वर, जो जीवन में जी रहा हूं, करोड़ों लोग जीवन जीने को तरस रहे हैं। जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हर रोज ईश्वर का धन्यवाद, हर रोज पूजा पाठ, हर रोज गार्डनिंग, हर रोज म्यूजिक सुनना, स्टे क्लोज टू नेचर, जी। प्रकृति के नजदीक रहना, बिकॉज नेचर कैन डू मोर देन ए फिजिशियन। जो प्रकृति है वो एक डॉक्टर से कार्य करती है। इसलिए घर में गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाइए, कुत्तों को
आप खाना दीजिए, पंछियों को दाना डालिए, और जब भी एक्टिविटी करनी है आपने, सैर करिए, योग प्राणायाम करिए। बस एक ध्यान रखना है, इन एक्टिविटीज को करते हुए गौशाला जाइए, इन एक्टिविटीज को करते हुए माइंडफुलनेस का मतलब है आपका सारा ध्यान इस एक्टिविटी पे होना चाहिए। गौशाला में चारा डाल रहे हैं, ध्यान तो मैंने वो काम करना, वो रह गया। ठीक है, पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, ध्यान कुछ और है। सैर कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। माइंडफुलनेस से जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर, योग प्राणायाम कौन से कर सकते हैं फैटी लीवर या फिर लीवर सिरोसिस में? बहुत अच्छा विषय है आपका। फैटी लीवर में आपने सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा है जी। 1 घंटे की सैर में जितनी कैलोरीज बर्न होती है, 15 मिनट के सूर्य नमस्कार से उतनी कैलोरीज बर्न हो जाती है। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट में भी देखेंगे, वहां पर 10 स्टेप्स ऑफ सूर्य नमस्कार, उसके स्टैच्यू बने हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो मतलब सूर्य नमस्कार क्या करता है कि आदित्यस्य नमस्कारान ए कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषांच जायते। जो हर रोज सूर्य नमस्कार करते हैं उनका क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, तेज बढ़ती है, और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार के 10 से 12 स्टेप्स होते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सूर्य नमस्कार का मतलब सूरज के आगे हाथ ऐसे करना नहीं है, ये 10 से 12 आसनों का एक प्रॉपर सेट है, और इसको आप 13 सेट रोज करिए, और उसके बाद धीरे धीरे 26 और 39, 30, 52 और मंत्रों के साथ अगर आप उच्चारण करेंगे तो और बेनिफिट रहेगा। एक दूसरा फैटी लीवर, दूसरा अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, 40 मिनट की सैर, पीछे को भी चलिए, रिट्रो वॉक जी, 10 मिनट रोज उल्टी सैर करिए आप, उसका भी आपको बेनिफिट है। और मंडूकासन आप साथ में कर सकते हैं। मंडूकासन वृक्षासन का बहुत अच्छा है। हस्तोत्तान आसन, पादहस्तासन, वैसे सारे आसन जो है अधिकतर सूर्य नमस्कार में आसन सारे आ जाते हैं जी। और सर, सिरोसिस पेशेंट योगासन कब से ना? सिरोसिस में क्या है, सिरोसिस पेशेंट्स में क्योंकि बल क्षीण होता है, शरीर टूट रहा होता है, तो उसमें अकेली सैर करनी है, या थोड़ा सा कपालभाति हल्की, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम। यहाँ पर लीवर सिरोसिस में हमने ज्यादा सैर, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। और अगर आप ज्यादा चलते फिरते हैं, आपका काम ऐसा है ट्रेवलिंग, उसको कम करना है लीवर सिरोसिस में जी। और उसमें कोई बहुत ज्यादा हमने आसन नहीं करने हैं। निर्भर करता है कि आपको कितनी दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम कितनी है, उस चीज पे निर्भर करता है। अदरवाइज वहां प्राणायाम ज्यादा करिए, लीवर सिरोसिस में प्राणायाम ज्यादा करना है। जी। अगर सर कोई हमारा पॉडकास्ट फॉलो करता है, उसको असर कब से देखने को मिल जाएगा? देखिए, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, खान पान जी, रहन सहन, योग प्राणायाम, सैर, एक्सरसाइज, और वो और एक्टिविटी जो सत्योजय चिकित्सा और दैवोपास्य चिकित्सा बताई, अगर आप ब्लाइंडली वी नीड कंप्लीट सरेंडर, जी, समर्पण कर देते हैं कि मैं अपने आप को ठीक करूंगा, मैं अपना फैटी लिवर रिवर्स करूंगा, मैं लिवर सिरोसिस ठीक करूंगा, उठते बैठते चलते फिरते यही विचार आपके मन में आना चाहिए। संकल्पः श्रेष्ठ औषधः, बेस्ट मेडिसिन दुनिया की पता क्या है? इच्छा शक्ति, मनोबल, संकल्प। एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस, फर्स्ट इन अवर माइंड, सेकंड इन रियलिटी। पहले यहां घटित करिए चीजों को, जी, फिर चीजें घटित होंगी और आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 100% देना है, 10, 20, 30, 40% पे नहीं काम करना है। और जब आप इसको 100% देंगे तो बहुत चमत्कार रिजल्ट मिलेंगे। यकीन मानिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और आप अकेले इस चीज को फॉलो ना करिए, पूरे परिवार के साथ इस चीज का अनुसरण करिए, क्योंकि श्रेष्ठ जब आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ होगा, तो समाज स्वस्थ होगा, और अंतिम लक्ष्य जो है वो स्वस्थ ही है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है, सर्मे परित्यज्य शरीरम अनुपालेत, शरीरस्य विनश्य सर्मे विनश्यति। हर चीज को छोड़ करके शरीर की रक्षा करो, क्योंकि एक बार शरीर का नाश हो गया ना तो हर चीज का नाश हो गया भोर जी। क्यों? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आचार्य चरक ने कहा है, आपका जड़ है स्वस्थ शरीर, आरोग्य निरोग्य शरीर ही जड़ है। अगर हमें धर्म का काम करना है तो भी शरीर निरोगी चाहिए, अगर पैसा कमाना है तो भी शरीर निरोगी चाहिए, अगर जीवन का आनंद लेना है तो भी शरीर निरोगी चाहिए, और अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, पूजा पाठ भी तभी होगी जब आप स्वस्थ होंगे जी। तो इसलिए मैंने कहा कि अंतिम लक्ष्य प्रसन्न रहना
और स्वस्थ रहना आपकी जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए। और जितना आप धीरे 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 अपने आप को थोड़ा सा, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे रोगियों की अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते हम कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को कंफर्टेबल करना चाहते हो, आज अनकंफर्टेबल हो जाइए, शरीर को दुखी करिए थोड़ा थोड़ा, तो आपको खुश रखेगा। अगर इसको खुश रखेंगे ना आप, तो आपको ये दुखी करेगा। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, कि निरोगी बने, योगी बने और समाज के लिए उपयोगी बने। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।